राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित श्री हरीश कुमार सर यदि आ गए हैं, अभी नहीं आ पाए। कल आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी, रश्मि रखी। 90 मिनट बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक अभिनेता के लिए, 90 मिनट तक लगातार अपने संवाद बोलना। तो हम हरीश सर जो हैं कल के नाटक के अभिनेता आए हैं, अभी 5 दिनों तक हमने जसरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का ये आज 5वां दिन है। 4 दिन तक लगातार प्रस्तुतियां हुई हैं। सबसे पहले दिन जो है वो कलकत्ता का एक समूह का सीतरपाड़ी नाम का नाटक था। आशीष गोस्वामी उसके लेखक थे और अभिनय और निर्देशन किया संजीता मुखर्जी ने। उनका जो समूह का नाम है
संवाद पत्र और वो उसकी 129वीं प्रस्तुति थी। दूसरे दिन मगध श्रीकांत वर्मा की कविताओं का मंचन हुआ, जिसके लेखक श्रीकांत वर्मा हैं और निर्देशन राजकमल नायक सर ने किया। रंगमंगल रायपुर की ये प्रस्तुति थी। तीसरे दिन कैवल्य नाटक की प्रस्तुति हुई, जिसके लेखक रोहित श्रीवास्तव हैं और उसका निर्देशन अयान रजा ने किया। इस नाटक की प्रस्तुति छत्तीसगढ़िया क्लाउड के माध्यम से हुई, लेकिन इसका जो वर्कशॉप लगा था वो श्री महावीर दिगंबर जैन विद्यालय में 15 दिनों की कार्यशाला लगी हुई थी। उस कार्यशाला के प्रशिक्षक अयान रजा ने 15 दिनों तक बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग दी और कितना सुंदर प्रस्तुति दिया बच्चों ने, आप लोगों ने देखा। चौथे दिन सुरभि एक नाट्य समूह है बेगूसराय का, तो ये सुरभि की प्रस्तुति थी। रश्मि रखी लेखक रामधारी सिंह दिनकर, अभिनय व निर्देशन हरीश कुमार जी का था और इस नाटक की ये 11वीं प्रस्तुति थी। और जैसा कि सर ने बताया कि इसकी 1000 प्रस्तुतियां करनी है, तो इसके लिए आप, मुझे लगता है जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए कि एक नाटक की 1000 प्रस्तुतियां हैं। और आज हम इस जसरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के अंतिम पड़ाव पर हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जसरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में प्रस्तुतियां तो हुई हैं, प्रस्तुतियों के साथ साथ अतिथि वक्ता भी आए हैं। बिलासपुर से डॉक्टर सतीश जायसवाल वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं। बिलासपुर के डॉक्टर विवेक जोगलेकर रंगकर्मी हैं। बिलासपुर से श्री विकास के शर्मा युवा पत्रकार और समीक्षक हैं। श्री राजीव नंदी जी आए हुए थे और आज हम समापन समारोह की शुरुआत करते हैं। सर ने कहीं दिया भैया देखिए थोड़ा कम समय लेना है, तो मैं फिर ये कहूँगा कि क्वालिटी जो पहला प्रयास जो था वो जशपुर के लिए बहुत आवश्यक था और ये चालू हो जाने से अब कम से कम इस क्षेत्र में जो बहुत पहले जशपुर में काम हुआ करता था और उस समय जो काम अधूरा रह गया था वो सारी चीज़ें दोबारा से जशपुर में चालू होंगी और कला के क्षेत्र में जो अपन रॉ कहना चाहिए इसको, बिल्कुल जो रॉ कला होती है उसको निश्चित रूप से बहुत बहुत बढ़ावा मिलेगा और आपके इस प्रयास के लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अभिषेक सर से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार। आज ये अंतिम दिवस जसरंग के यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कलेक्टर सर, एसपी सर, समझ और यहाँ पे जो भी वरिष्ठ कलाकारगण उपस्थित हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण और जशपुर के वासियों, आप सभी को नमस्कार। ये जो छत्तीसगढ़िया क्लाउड के द्वारा ये आयोजन किया गया है, बहुत ही नॉवेल यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे जशपुर ज़िले में कला को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे जो विविध कलाकार हैं और जितने भी प्रतिभाएं हैं लोगों की, उन सभी को एक दिशा मिलेगी और इस कार्यक्रम में बाहर से देश के अन्य जगह से लोग आए हुए हैं और उनकी कला को देख के यहाँ के लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आशा करता हूँ कि जशपुर ज़िले में भी कला और संस्कृति और नाटक और इन सभी थिएटर आर्ट्स को इनसे बढ़ावा मिलेगा और आगे अच्छा इसमें प्रेजेंटेशन होगा और आगे चल के हम और भी इस तरह का आयोजन बढ़िया कर पाएंगे। यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी इस प्रेक्षागृह में
जसपुर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी का आगमन हुआ है, तो मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जसपुर के हमारे अरविंद भगत जी बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, और जब ये वोटिंग का कार्यक्रम जब चल रहा था तो सर जो है सबके घर घर जा रहे थे, तो इतने प्रेम से मिलते हैं सबसे, एक बहुत अच्छा लगता है कि एक जसपुर जैसे जगह को एक बिल्कुल युवा नगर पालिका अध्यक्ष मिला है, और इस युवा नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा ऐसे मुझे लगता है कि ये जो नई एनर्जी है उसका फायदा जसपुर को बिल्कुल मिलेगा। तो हम नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए सीमा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि सीमा मैम आए और श्री अरविंद भगत जी का स्वागत करें। आदरणीय हरीश सर के स्वागत के लिए अदिति जैन को आमंत्रित करता हूँ। अदिति आए और हरीश सर का स्वागत। मैं आदरणीय कलेक्टर सर से निवेदन करता हूँ कि जसरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के समापन समारोह में 2 शब्द कहें। जसरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मंचासीन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद भगत जी, एसएसपी साहब, सीओ जिला पंचायत साहब, जय जंगल एफपीसी से समर्थ जी, वरिष्ठ कलाकार श्री हरीश जी, डॉक्टर पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कला प्रेमी, ये जैसा अभी समर्थ जी ने, सीओ साहब ने भी अपने वक्तव्य में बताया कि छत्तीसगढ़िया क्लाउड का ये जो एक पहल है, तो भविष्य में निसंदेह इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको जशपुर के पूरे ज़िले में हमको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। नाट्य कला, इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, हमारे एसएसपी साहब ज़्यादा अच्छे से उस पर प्रकाश डाल पाएंगे, पर हम लोग जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें जो भी सहायता हो सकती है वो हम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने बजट में ये प्रस्ताव रखा है कि जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में, जशपुर के मुख्यालय में 7 करोड़ की लागत से एक भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। मेरा ये अनुमान है कि आगामी 1-2 माह में इसका कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। तो निसंदेह इसमें भविष्य में जो हमारे यहाँ पे, जैसे आज जहाँ पर
हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडिक्वेट नहीं है, पर पांडे जी बधाई के पात्र हैं कि इतने इस वातावरण में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसके बाद भी ये पूरे नाट्य महोत्सव का बहुत सफलतापूर्वक आप लोगों ने आयोजन किया है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक 1-1.5 वर्ष का समय लगता है बड़ा ऑडिटोरियम बनने में, पर मेरा अनुमान है कि इसके बाद वाला नहीं तो 1-2 साल बाद में जो भी हमारे जश्न के कार्यक्रम होंगे वो हमारे अपने ऑडिटोरियम में होंगे। और हम लोगों ने पांडे जी से उस समय चर्चा भी की थी कि भाई आप लोग इसमें सुझाव भी दीजिएगा कि जो ऑडिटोरियम बनेगा तो उसका हम लोग डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि उसमें प्रॉपर हम ट्रस वर्स पे जो हमारी लाइटिंग होती है, स्टेज माइक के लिए जो हमको वुडन फ्लोरिंग देनी होती है, चेंजिंग रूम विंग्स बनाने होते हैं, तो उस तरह की जो पूरी ड्राइंग डिज़ाइन रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कला प्रेमी हैं जो नाट्य कला से संबंध रखते हैं, हम सभी के सुझाव इसमें लेंगे और बहुत अच्छा एक ऑडिटोरियम यहाँ पर तैयार करेंगे। मैं छत्तीसगढ़िया क्लाउड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सफलतापूर्वक इस जश्न नाट्य महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया है और जशपुर के लिए काफ़ी एक हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि इतना अच्छा नाट्य महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर वर्ष ये नाट्य महोत्सव होता रहे। छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन का जो भी सहयोग लगेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा और क्षमा भी चाहूँगा थोड़ा विलम्ब के लिए। प्लस कल हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम भी है, माननीय मंत्री जी का समीक्षा बैठक है, तो उसकी तैयारी के लिए भी हम लोगों को थोड़ी सी निकलना होगा। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर आपके साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और आशा करता हूँ कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालेंगे कि आराम से बैठ के पूरा प्ले और जो भी कार्यक्रम है परफॉर्मिंग आर्ट्स को देख पाएँ। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय अरविंद भगत जी से निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द कहें। आज के इस समापन सत्र में इस उपस्थित हमारे कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय एवं सीओ महोदय एवं समस्त सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित आप सभी नगर के समस्त सम्मानीय नागरिकों को मेरा प्रणाम। और मैं तो स्वयं क्षमा चाहूँगा कि आज भी लेट आया और आज तो देख भी नहीं पाया मैं यहाँ का कार्यक्रम जो जसरंग का जो था, लेकिन बहुत ही जैसे कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि बहुत ही हर्ष का विषय है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जसपुर में पहली बार हुआ है, तो ये बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। और मैं भी आशा करता हूँ कि इस तरह का कलेक्टर साहब बोल रहे थे जिस तरह से हर वर्ष होना चाहिए, जो भी सहयोग होगा, तो मैं भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का हर वर्ष हो, ये शुरुआत हर वर्ष हो। और हमारे नगर पालिका प्रशासन से भी, हम लोगों की ओर से भी जो सहयोग होगा हम सभी इसको भी करेंगे। और इस जसरंग के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मौका मिलेगा और जसपुर का नाम रोशन राष्ट्रीय पटल पे भी करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास का मैं ज़्यादा न कहते हुए पुनः आप सभी को, यहाँ के आयोजन समिति को, जितने भी इसके आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सहयोगी हैं सभी को बहुत बहुत सफलतम, आप सभी ने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कहते हुए मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आदरणीय हरीश सर से निवेदन करता हूँ 2 शब्द कहें। मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्या है कुछ ठीक है। मैं आदरणीय एसपी सर को
आदरणीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, एसएसपी सर, अभिषेक सर, समर्थ सर, आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी अतिथिगण, दर्शक, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे उतना अच्छा बोलना नहीं आता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सर ने भी आश्वासन दिया है और बहुत उत्साह के साथ सर ने कहा है कि हम अगले जब आयोजन होगा तो हम एक नया ऑडिटोरियम में करेंगे। मैं कहता हूँ जोर से तालियां बजनी चाहिए। इसमें सिर्फ सर ही काम करेंगे, सर ही मतलब सब कुछ करेंगे। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सब भी सहयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बनेगा। और मैं आनंद जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे हमें मिलाया, हमारी प्रस्तुति की। आज ये समापन नहीं है, हम कहते हैं कि आयोजन समापन समारोह की तरफ है, ये तो आगाज है, आज शुरुआत है और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मैं एक कविता मुझे याद आती है, वो कहते हैं, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आएगी। प्रेमी कहता अपनी प्रेमिका से, प्रेमिका कहती अपनी प्रेमी से, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आएगी। तो प्रेमी कहता है, मतलब आनंद जी कहते हैं, वाकई आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो मुझे तेरे बगैर वैसे भी नींद नहीं आएगी। पर ठहर, वह देख जो लेटे हैं फुटपाथों पर, जिन्हें मिलती रोटी तक कफन नजर नहीं आती, उसके लिए एक इमारत कर दूं, फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी, इसके बगैर अब मैं आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह एसएसपी सर को सादर निवेदन करता हूँ कि आए और दो शब्द आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य साथियों और जशपुर के सुधी जनता जो लगातार 5 दिन से इस नाट्य समारोह के सहभागी बने हैं, मैं आपकी और नाटक के बीच में बिल्कुल बाधक नहीं बनना चाहता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि नाटक जल्द से जल्द आप लोग देखें और एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगली बार जशवंत अगर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एज ए वक्ता नहीं, एज ए अभिनेता इस मंच पर परफॉर्म करूं। मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूँ कि दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम तुरंत नाटक से
एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंथ प्रसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाए, भूख घाम जब खर्च को आए, मम्मी को एक बात बताए, देख लिया हमने जग सारा, अपना है सबसे प्यारा। पोषण पावे, पोषण पाओ, पोषण पावे, पोषण पाओ, आओ खेले पोषण पाओ, पोषण पावे, पोषण पाओ। धमक आता हाथी, धमक जाता हाथी, धूप जैसे उसके कान, बड़े निराले उसके साथ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम के तुम्हारा घोड़ा, 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 हे पोषण पावे, पोषण पाओ, पोषण पावे, पोषण पाओ, आओ खेले पोषण पाओ, पोषण पाओ। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी-कभी तो 3 साल में लग जाते थे। अब बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वे 14 साल के थे। हाँ, उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार निकालते। हाँ, और कभी एक ही शेर को बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचनाएं करते जिनमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारतें बनाऊं ना, स्पेशल अमीना, भाइयों भाई, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, प्रियुक्त राधे श्याम, पूरे 1 घंटे तक फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी हूँ बड़ा बात। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटे में किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकड़ियां उछालता, कभी वापस की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना है क्या, कभी 4 दीवारी पे चढ़कर उससे नीचे कूदते हैं। उनका पहला सवाल कहाँ थे? हमेशा यही
इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और मेरा जवाब केवल मौत। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा देर बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के पास उसके सिवा और कोई इलाज ना कि वह स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। जिंदगी भर पढ़ते रहोगे एक तक नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ नहीं यारा गहरा रखो कहला सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून चलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यहाँ विद्या आती है। और आती है हाँ, कहने को बेशक आ जाता है, मगर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, बोलना तो दूर ना। और मैं कहता हूं तुम कितने धोखा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो और नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर। इतने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने कभी देखा है मुझे देखने जाते? रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं कभी पास नहीं पढ़ता। दिन रात अपनी किताबों में लगा रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। और तुम कैसे आशा करते हो कि वो खेल कूद में अपना समय गंवाकर पास हो जाओ? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं भाई साहब। अगर यही हाल रहा तो सारी उम्र किसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह खेल कूद में अपना समय गंवाना है तो घर चले जाओ, मजे से घूमे बेटा है। क्यों दादा की काली कमाई को उनका बर्बाद करते हो? मैं ये बताऊं सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, पर लताड़ कौन सा है? भाई साहब तो देश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और इसी निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मुल्क रहना मंजूर तो, मगर इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बाद हट जाना और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा और झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक फुटबॉल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही
टहलना। फिर 6:30 से 7:30 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर ढोलक करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 विभिन्न विषय और फिर मगर टाइम टेबल बना लेना एक और उस पर अमल करना। दूसरी, पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल-कूद, कबड्डी की वो कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींचने जाती थी। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। फिर जहाँ से वह टाइम टेबल, वे आपको पुस्तकें, मुझे किसी की याद न रहे। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाए, मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह कभी काम आता कि उन्हें खबर ना हो। क्योंकि उनकी नजरें मेरी ओर थी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं इतने फटकार और पिटिया खाकर भी गिर कूद कर तिरस्कार ना कर सका। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और जब एक दिन भोर का सारा समय मैं कबड्डी की भेंट करके ठीक भोजन के समय घर लौटा
भाई साहब ने मानो तलवार ही खींची और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा तो तुम्हारी क्या बस्ती। इतिहास में रावण के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया तुमने या जो भी पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल ये अंग्रेजी शासन का विस्तार बहुत बढ़ा है, उन्हें तो चक्रवर्ती नहीं कह सकते ना। अनेकों राज्य हैं जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती था, संसार के सभी मुहिम उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अरे आग और पानी के देवता उसके दास थे। उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया, कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला ना बचा। इंसान जो करना चाहेगा मगर अभिमान ना इतराए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान के बारे में भी पढ़ाई होगा, उसे यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया। चाहे उनको भी एक बार अभिमान हुआ था, भीख मांग मांग कर मर गया। अभी तो केवल तुम एक दर्जा ही पास हो और अभी से तुम्हारा सर फिर गया। समझ लो आगे बढ़ चुके तुम। यह बात समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अरे अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर भी केवल एक ही बार हाथ लग सकती, बार बार नहीं। गुल्ली डंडे में भी कई बार निशाना लग जाता है, इससे तो कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता ना। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए, बिल्कुल अचूक। मेरे खेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों का सीना आ जाएगा। जब ये अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे बादशाह के नाम याद करना कोई आसान बात नहीं है। आज आपको हेनरी किसने, अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है यह याद कर लेना क्या आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सारे कंदक का सफा चक सिफर बिना मिलेगा सिफर, वो किस ख्याल में? अरे दर्जनों को जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, दर्जनों पोलियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है, आधी रोग। इन अवधानों को नाम भी न चुनते थे, एक ही नाम के आगे दो यार, सो यार, झाड़ू, पंचू लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम क्यों बता देता। और ज्योमेट्री तो बस उदाहरण। आजा बाबूजी आजा लिखा सारे नंबर कट गए और कोई हीरो से नहीं पूछता आजा बाबा मैं क्या रखा। और क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों को नहीं करते हो? आखिर वे सर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा, दाल भात रोटी या भात दाल रोटी है इसमें, मगर परीक्षा में पास होना है तो ये सब पूरा हाथ याद रखना पड़ेगा। परीक्षक चाहते हैं कि बच्चे
समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम हो। वाह, संक्षेप में तो 4 पन्ने हो, नहीं 100-200 पन्ने रख पाते शायद। और परीक्षा में पास होना है तो यह सब करना पड़ेगा। इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए हो तो 5 जमीन पर नहीं रखे। लाख फेल हो गया हूं मगर तुमसे बड़ा हूं, मुझमें तुमसे कहीं अधिक संसार का ज्ञान है। इसलिए जो कुछ कहता हूं विरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट है, नहीं ईश्वर जाने कि उपदेश माला कब समाप्त होगी। आज भोजन भी मुझे निस्वार्थ सा लग रहा है। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राणी ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार के बावजूद पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का एक भी अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सजीवन कटने लगा। उसको एक ही शब्द जान गए 10 बजे रात तक इधर 4 बजे
अपने दिल से बलपूर्वक निकाल देगा। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचारों से जुड़ाते हैं। मुझे इस वक्त अपनी लगता है वर्षा, मगर शायद ये उनके उपदेशों का असर कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और उनकी सहिष्णुता का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे ऐसी धारणा कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर परवाह नहीं है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता अब वो भी बंद हुआ और मुझे टंटों उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। ये एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक दंतवा रूप में बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर और मन आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता अपनी पतन की ओर चला। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण कर रही हो। बालकों की पूरी सेना लगी और झाड़ डरवा के उसका स्वागत कर रही थी। ये किसी को भी अपने आगे पीछे का कोई खबर ना। मानो सब पलक में समान आकाश में उड़ रहे हो। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटरकारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर इंसान को उसको अपनी पोजीशन का क्या करना चाहिए? अरे एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार बन जाते थे। अरे मैं खुद कितने मिडिजियों को जानता हूँ जो आज 8वां दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान की मानदंड पर काम करते हैं और तुम उसी दर्जे में आकर एक ठेले के कंट्रोल में दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कंपनी पर कुछ पता है। अरे तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह जहन किस काम का जो हमारे आप गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब से महज एक ही दर्जा नीचे हूँ, अब मैं मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं। तो यह तुम्हारी गलती है। 5 साल बाद चाहे तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ और परीक्षा को यही हाल रहा, निसंदेह तुम मेरे समकक्ष हो जाओ और अगले साल मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA डिग्री रोटी भी क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी 5वीं और 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी किताब पढ़े, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता
बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह सारी बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। अरे दैव न करे आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर खुल जाएंगे, दादा को तार देने के अलावा कुछ न सोचेगा। अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो न किसी को तार दे, न घबराए, न बदहवास हो। सबसे पहले खुद मरज को पहचान कर इलाज करेंगे, अगर उसमें सफल ना हुए तो किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चला। आज हम तुम जितना खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक होने के साथ निभाया है। उनका पालन भी किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 सदस्य थे। 9? अरे अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? वो भी यहाँ के में नहीं, ऑक्सफोर्ड के। ऑक्सफोर्ड नहीं क्यों? ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं। 1000? लेकिन उनका घर का इंतजाम कौन करता है? कौन करता है? पूरी अम्मा। यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री पे डाल के पहले घर के इंतजाम खुद करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से माता जी ने घर का प्रबंध संभाला है, मानो लक्ष्मी आ गई। भाईजान, यह गुरु दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते बिना ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानो तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। किस तक हो गए? मुझे आज अपनी लघुता का एहसास हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। मैंने सजल आपने से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। अरे मैं तुम्हें कल कबूल करने को मना नहीं करता। मेरा भी जी लग जाता है। अगर मैं खुद मेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? यह जिम्मेदारी भी तो मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे हैं, उछल कर इसकी डोर थाम ली और बेतहाशा होकर क्यों दौड़े। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के इन छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस नाटक के निर्देशक हैं डॉक्टर योगेंद्र चौबे और इस नाटक के सहायक निर्देशक हैं सोमनाथ साहू जी। तो मैं सोमनाथ साहू को सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और कलाकारों का परिचय कराएं। मेरा नाम मनमोहन कास्ते है। मैं रोहन जंगेल। मैं वेद प्रकाश राव। हिमांशु कुमार। विक्रम वर्मा। विकास गायकवाड़। अनुराग प्रकाश। परमानंद।
मंच पर आदरणीय एसपी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आए। नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आए। इस नाटक के सहायक निर्देशक इस नाटक की जो प्रकाश परिकल्पना है वो सागर गुप्ता जी ने की थी। तो सागर गुप्ता जी मैं आदरणीय सर और भगत जी से निवेदन करता हूँ कि इस नाटक के सहायक निर्देशक को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें। मैं आदरणीय अरविंद भगत जी से निवेदन करता हूं कि इस पूरे महोत्सव के प्लानिंग और इसके एग्जीक्यूशन में आदरणीय एसएसपी सर का बहुत सहयोग मिला है। तो हम आदरणीय सर को मोमेंटो देकर सम्मान करें। धन्यवाद। थोड़ा देर का समय और लगेगा, चूँकि एक इतने बड़े फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने और में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। तो हम एक एक करके हम अपने सभी सहयोगी संस्थाओं का, सभी लोगों का मैं नाम लेता जाऊँगा, कृपया मंच पर आते जाएंगे, है ना। सज्जन समूह जो है लगातार छत्तीसगढ़िया क्लाउड को मदद करता है, तो कृपया सज्जन समूह के सभी साथी मंच पर आए। सरस्वती कथक केंद्र, सरस्वती कथक केंद्र के निदेशक और छात्र सादर आमंत्रित हैं। सभी छात्र सरस्वती कथक केंद्र के जितने भी छात्र हैं जिन्होंने प्रस्तुति दी है और जिन्होंने प्रस्तुति नहीं भी दी है, वो भी मंच पर आएंगे। सरस्वती कथक केंद्र, जय जंगल से अदिति जैन और मैम जय जंगल। इसके बाद जसपुर प्रेस क्लब के साथी मंच पर आमंत्रित हैं। टुडे इंडिया 24 एक चैनल है, न्यूज चैनल है, उसके साथ भी हमारे साथ हैं। कृपया ये न्यूज चैनल आप लोग फॉलो करें। Us lights and sound alike. Anil Bhaiya
संतु भैया, इसके बाद अनमोल जी हैं, वो अपने सभी साथियों के साथ आ जाएं। अनमोल भाई, साउंड। मैं आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ कि अरविंद भगत जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। धन्यवाद। आज हमने जो नाटक देखा वो बड़े भाई साहब खैरागढ़ इंदिरा विश्वविद्यालय के कलाकारों के द्वारा था, और यह ऐसा विश्वविद्यालय है जहां मैं पहले भी जाना चाहती थी, और अब इस नाटक को देखने के बाद मैं चाहूँगी कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वे बच्चे ज़रूर इस जगह पे जाएं और ऐसे कलाकारों का मंचन देखें जो कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए थे। स्पीचलेस, बस मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। अपनी बचपन याद करने लगे। पहले इफ्टा करके चलता था यहाँ, कुछ कलाकार थे उस समय, लेकिन बीच में फिर वो विलुप्त होने के कगार में आ गया। लेकिन जिसको डॉक्टर आनंद पांडे ने फिर से पुनर्जीवन दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब हमारी जसपुर में ये मतलब और पल्लवित हो, और इस तरह से मतलब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो भावी पीढ़ी है वो प्रेरणा स्रोत बनेगा ये जो कार्यक्रम है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय नाट्य विभाग के छात्र द्वारा यहाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक बड़े भाई साहब का मंचन हुआ, जिसमें आज जसपुर रंग को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार थिएटर को आगे बढ़ाया जा रहा है। छोटे छोटे कलाकार को, स्कूल बच्चे को लेकर कैसे रंगमंच पे शिक्षा दी जा रही है, इसके लिए मैं आनंद पांडे सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के फेस्टिवल कराने के लिए मैं पूरे जसपुर के सभी रहने वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।